चलो गया ना, रेड हुआ। चलो देखो, अनुच्छेद 20 क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब कहने का मतलब ये है, न्याय शास्त्र का सिद्धांत यही कहता है, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा है कि 2 बार दंड दिया जाए? दोहरे दंड, इसमें 2 दंड कहीं कहीं दिया गया, प्रशासनिक दंड और न्यायिक दंड, लेकिन इसमें न्यायिक दंड की बात कर रहा है। अब मान लेता हूं मैं चोरी कर लिया, अब मैं चोरी करने के बाद घर गया, तो हमारे पिताजी हमको खूब कूटे, समझ में आया? खूब कूटे, और उसके बाद में पुलिस भी हमको पकड़ के लेकर गई, तो हम कहते हमारे दादा खुदे हमें कूट दिए हैं, तू का करके हमें ले जाता हूँ, एक दंड तो हमें दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यायिक दंड की मांग कर रहा है। अब मान लेता हूँ कोई चोरी किया, पब्लिक उसको पकड़ के कूट दी, बढ़िया से पकड़ लिया गया पब्लिक में, अब वो कहते पब्लिक हमें खुदे मार दी है, हाथ पैर टूट गया, तू का करके हम दंड दे जाते हो। यहाँ न्यायिक दंड की बात की जा रही है। पब्लिक दंड है या प्राइवेट में अगर कोई व्यक्ति किसी को दंड दे रहा है अपराध करने के पश्चात, तो वहां उस दंड का एक कल्पना मत कर लेना कि एक बार हमको दंड मिल चुका, ठीक है। तो वही चीज है। अब मतलब कि कह दो कि हम चोरी किए तो मेरे पिताजी हमको मार दिए, एक दंड तो वो दे दिए, अब दोबारा फिर हमारे ऊपर कानून लागू करेंगे, तो हमको संविधान का अनुच्छेद 20(2) का लाभ दिया जाए, दोहरे दंड संरक्षण। ये कह रहा है अगर एक व्यक्ति को एक बार किसी मामले में न्यायिक कार्यवाही की गई, न्यायिक कार्यवाही मतलब न्यायालय में उसका मुकदमा चला और न्यायालय ने उसको दंडित किया, फिर दोबारा उसी प्रकरण में उसको, ये नहीं कह सकते दोबारा फिर से वही मुकदमा उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता, हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता, उस कोर्ट में या हिंदुस्तान किसी कोर्ट में उसको दोबारा उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये न्यायशास्त्र कहता है। लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में भारतीय, हाँ दोहरा हेडिंग डाल दो, अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड संरक्षण, हेडिंग डाल दो, अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत दिया गया, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य, हेडिंग डालो, तात्पर्य। तात्पर्य लिखो, दोहरे दंड से संरक्षण का तात्पर्य, दोहरे दंड से संरक्षण का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जा सकता। वो संविधान जब बनाया गया था कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता, और ना ही दंडित किया जा सकता। यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाकर उसे दंडित, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध को करने के संबंध में, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध को करने के संबंध में, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध को करने के संबंध में कोई मुकदमा चलाया गया और
उस अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया गया और उस अपराध के लिए उस अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया गया। दंडित किया गया तो पुनः उसी अपराध के लिए तो पुनः उसी अपराध के लिए तो पुनः उसी अपराध के लिए उसे ना तो अभियोजित किया जाएगा, उससे ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। ना तो उसे अभियोजित किया जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा। पैराग्राफ के लिखना, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि परंतु ध्यान देने की बात यह है कि परंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि पहली बार अभियोजन चलाने के पश्चात तो उसे छोड़ दिया गया है, पहली बार अभियोजन चलाने के पश्चात उसे छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो उसी बिंदु पर दोबारा अभियोग चलाकर उसे दंडित किया जा सकता है। उसी बिंदु पर दोबारा अभियोग चलाकर उसे दंडित किया जा सकता है। छुट्टी ग्रुप में है, किया जा सकता। हो गया। कहने का मतलब ये है, अब ये देखो, कहने का मतलब मान लेता हूं जैसे ए नामक व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति है। इसने क्या किया, इसने इनके ऊपर क्या किया, आरोप लगाया कि इन्होंने बी ने मेरे घर में चोरी किया। ए ने यह आरोप लगाया कि बी के ऊपर कि बी ने हमारे घर में भाई चोरी कर लिया। ठीक। अब न्यायालय मुकदमा चला, क्या हुआ, न्यायालय में मुकदमा चला, बी के पक्ष में ए कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए, क्या कह रहा है, और ए बी ने चोरी किया, अब बी को छोड़ दिया गया। पश्चात में कोई सबूत मिल गया कि नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गया, यही किए थे देखो, तो दोबारा अभियोग चलाकर दंडित किया जा सकता है। दंडित करने की बात कर रहे हैं, देखो एक बार अगर किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है, वहां की बात कर रहा है, ये नहीं उसको छोड़ दिया गया है। यहां किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया सकता है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोबारा उसके ऊपर अभियोग लगाया जा सकता है उसी अपराध के संबंध में कि उस समय नहीं पर्याप्त सबूत थे, नहीं साक्ष्य थे, तो दोबारा अभियोजित किया जा सकता है। ठीक है, यहां दंडित करने की बात कह रहा है, दोहरे दंड से संरक्षण। क्या कह रहा है, दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक बार अगर आपको दंड दिया जा चुका है, उसके बाद दोबारा आपको उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पहली बार आपको छोड़ दिया गया तो दोबारा आपको अभियोजित किया जा सकता है, अभियोग लगाकर दोबारा आपको अभियोजित किया जा सकता है उसी बिंदु पर, उसी मामले में सबूत मिल जाए, लपेटे में फिर से आ जाएंगे। ठीक है, अभियोजित किया जा सकता है।
होता है, अवधि तो होता ही, हर चीज का एक अवधि होता है। जैसे एक इंसान का उम्र है, वैसे मुकदमों को दायर करने का एक समय होता है। अब मान लेता हूं चोरी हुई, मैंने बताया था चोरी के मामले में जैसे सबका एक पर सीमा अधिनियम दिया गया, परिसीमा अधिनियम, जिसमें अब मान लेता हूं हमको अपील करना हाई कोर्ट में 30 दिन, सुप्रीम कोर्ट में 60 दिन, ऐसे समय दिया रहता है कि कोई मुकदमा आप खारिज होता है होता है उसके विरुद्ध आपको अपील करने का एक समय दिया जाता है। उस समय के भीतर अगर आप अपील नहीं करते तो यह मान लिया जाता है क्या, आपने जो न्यायालय ने निर्णय दिया उस निर्णय को स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिए हैं, उस निर्णय को स्वीकार कर लिए हैं। ऐसे ही अपराधों में होता है, छोटे अपराधों में 1 साल तक, देखो देखिए जान लीजिए, आजीवन कारावास या 3 साल से अधिक जो अपराध होते हैं जिसमें दंड नहीं होता है, उसमें आप 3 साल तक FIR कर सकते हैं। 3 साल तक ऐसे कुछ समय दिया गया, 3 साल तक। छोटे अपराधों में साल और भर तक आप कभी भी FIR दर्ज करा के कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन FIR जो होता है वो तुरंत कराना चाहिए, तुरंत नहीं कराने पे उसकी सत्यता जो है मिटती चली जाती है। जैसे होता क्या है, एक आदमी किसी घटना को देखा, ऐसे यही हत्या हुई, कोई व्यक्ति देखा, अब वो देखा तो वो देखा देख लिया मान लेता हूं, अब वही व्यक्ति से अगर 10 बार वही चीज पूछी जाए 10 लोगों द्वारा, तो हर बार वो कुछ ना कुछ ऐड करके बताएगा, वही चीज सेम नहीं रिपीट करेगा, क्योंकि वो टेप रिकॉर्ड नहीं है कि वही चीज सेम रिकॉर्ड करेगा। पहले आएगा, आया बंदूक निकाला मार के चला गया, पहले मान ले कोई व्यक्ति पूछा कैसे हुआ हो, तो ये कहेगा कि कुछ नहीं, वो आया फला व्यक्ति है, इसको तुरंत गोली मारा मर गया। दूसरी बार क्या कहेगा, अरे आया बहुत बढ़िया पिस्टल लिया था, 3 4 गोली मारा, या गोली मारा तुरंत, या कुछ ना कुछ जरूर उसमें बनाना चालू कर देगा। ये इंसान की फितरत होती है। कहते हैं ना, एक हाथ बिया 9 हाथ काकर, कैसे पूछत पूछत बढ़ गई, पूछत पूछत जय नहीं पूछता है, कुछ ना कुछ और जोड़ के बताई, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है FIR तत्काल किया जाता है। तत्काल किए जाने पे उसके ये माना जाता है कि हो सकता, जैसे आपको किसी ने मारा, आधे घंटे में FIR कर रहे हैं, तो कानून ये मानता है कि आधे घंटे के भीतर आप इतनी, जो FIR दर्ज हुआ है, जो एप्लीकेशन आपने लिखा है, उसमें आपने कोई जोड़ना घटाना नहीं ज्यादा ऐड कर पाए होंगे। और जितने लेट करेंगे डिले करेंगे, हो सकता है किसी ने बहुत बढ़िया से राय दिया और गथ के लिखा दिया, ठीक है। यहाँ आपने, होता क्या है, ऐसे ही तो होता है, फलाना मुख फंसा दो, इन्हें फंसा दो, उन्हें फंसा दो, तो सत्यवादिता कहीं ना कहीं मिटती जाती है। लेकिन बलात्कार के मामले में क्या होता है, अगर कोई महिला के साथ आज बलात्कार होता है और 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद भी जाती है, तो कानून ये मानता, हो सकता है लोक लज्जा के मारे या अपनी बात को सोच रही बेइज्जती की वजह से नहीं दायर करवा पा दर्ज करा पा रही थी, ठीक है, इसलिए अब ये बाद में उस चीज को हिम्मत जुटा कर आई है, तो वहां पे इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन चोरी वोरी के मामले में, अब मान लेता हूं मेरे घर में चोरी हुई, मेरे घर का सारे लोग बंबई हैं, कहाँ है, बंबई है, ठीक। अब पता लगे 3 साल बाद बंबई से लौट कर आ रहा हूं, पता लगे छत से कोई सेन काट के घुसा था या छत के दरवाजे से घुसा था। अब 3 साल बाद मैं बंबई लौट के आ रहा हूं और 3 साल पहले मेरे घर में चोरी हुई थी, तो जिस दिन हमको जानकारी हुई चोरी होने की, उस दिन से FIR लिखाने का हमारा टाइमिंग चालू होता है। ये नहीं कि अब हमारा टाइम खत्म हो गया, 3 साल पहले हुआ था, ठीक है। अपराध की जानकारी जब से होती है उस दिनांक से, ठीक है, आपका राइट शुरुआत होता है FIR दर्ज कराने का किसी किसी मुकदमों में, ठीक है। तो अब सब में इस परिस्थिति तो हो नहीं सकती, आपको किसी ने मारा तो आपको 3 साल बाद होश आएगा कि हमको किसी ने मारा था, ऐसा नहीं। किसी किसी घटना में ऐसे होगा, कोई चीज चोरी हो गई तो आपको बाद में पता चलेगा, अरे ये तो चोरी हो गई थी, ठीक। तो जिस दिन आप जाने उसके उस दिनांक से चीज शुरुआत होती है, तो 3 साल तक होता है। लेकिन कहने का मतलब है कोई क्राइम हुआ तो उसमें तत्काल एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मतलब, अगर आप उसमें चाहते हैं न्याय पाने के लिए, एक्टिव रहिए, क्योंकि कानून जागरूक की मदद करता है, सोने वाले की मदद नहीं करता। आप सोएंगे जितना दिन उतना ही आपका मामला गड़बड़ होता जाएगा और विश्वसनीयता उठने, विश्वास मतलब कि उस घटना की विश्वसनीयता उठने लगती है, पुलिस को भी संदेह होगा इसके साथ हुआ है कि फर्जी आया 20 दिन बाद आ रहा है, कोर्ट को भी लगेगा कि 20 दिन तुम कहां थे, तुम्हारे साथ लूट हुआ, तुमको मारा, 20 दिन तुम कहां थे। मेरा सेम प्रकरण था कि मैंने जो दाखिल किया था SHO के ऊपर, सेम प्रकरण में 16 दिन बाद दाखिल किया गया था, और 16 दिन तक वो आदमी क्या था, घबराहट में नहीं कहीं गया था, उसकी गाड़ी छीन ली गई थी, रुपया छीन लिया गया था। 16 दिन बाद मैं दाखिल किया, लेकिन उसकी विश्वसनीयता जो थी वो कम हो गई ना दाखिल करने में।
अब कहीं ना कहीं जैसे एसएचओ के मतलब उस प्रकरण में एक दरोगा जी जो थे वो अभियुक्त मतलब कि जो कैसे गाँव में होता नहीं, बाबू साहब का बहुत ढेर थाने होने चलती है, तो थाने पर उनका बढ़िया पकड़ था। और दरोगा जी भी जो मतलब एसएचओ था वो भी ठाकुर बिरादरी का। अब बढ़िया भाई वो जिसके साथ लूट हुआ हो गया, और वो कह रहा है हमारा यही व्यक्ति लूटे हैं, लेकिन वो उसी समय उसको जाना चाहिए था जिसमें लूट हुई। 16 दिन बाद जाकर कह रहा है, तो एसएचओ साहब को लगा होगा साला झूठ बोल रहा है, या मतलब कि 16 दिन बाद आप ही जाएंगे कहेंगे हमारे साथ लूट हुआ है, तो पुलिस जाहिर सी बात सोचेगी ऐसा हुआ। लेकिन उसमें क्या किए एसएचओ साहब, उसको मार पीट दिए, एससी को, ये झूठ बोल रहा है, काफी मार दिए, बेल्ट वल्ट से निकाल के मारे, ठीक है। अब वो आया तो हमने भी ये टुक कर दिया 156(3) एसएचओ के ऊपर, उनके ऊपर मिला के। हमने कहा चलिए भाई चला जाए। लेकिन अब वही हुआ, 16 दिन बाद दाखिल करने का परिणाम ये हुआ, दो तीन चीजें हो गई थी उसमें। जैसे कहने मतलब जिस समय उसके साथ लूट हुआ उसके पास मोबाइल नहीं थी, मोबाइल लोकेशन उसका कहीं और दिखा रहा था, तो ये माना गया वो घटना पे था ही नहीं, ऐसा मानते हुए वाद खारिज कर दिया गया। जबकि मैंने कहा, जैसे कहा कि मैं जिस व्यक्ति आपने, जैसे मैंने आरोप लगाया कि फला व्यक्ति ने मेरी फला जगह पे मतलब मोटरसाइकिल और रुपया छीन लिया, तो मेरा लोकेशन उस जगह का आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे लोकेशन उस जगह ना पाए जाने पे मैंने तो मेरा मोबाइल उस जगह नहीं पाया गया, मेरा मोबाइल कहीं और पे था, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर था, तो आप मुझको घटना स्थल पे नहीं मान रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति का भी लोकेशन आपको निकालना चाहिए, उस जगह पे वो था तो उस समय की नहीं था। मैंने यही चीज कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी खारिज कर दिए। हमने कहा चलिए ठीक है। तो यही होता विश्वसनीयता, आप जानते हो क्या होता है, धूमिल होती रहती है, धूमिल होती रहती है। जितने आप लेट करेंगे उतने आपके विश्वसनीयता उठती जाती है कि घटना हुई भी है कि नहीं हुई है। ठीक, बलात्कार का चलता है भाई, कुछ दिन बाद कोई आया हो सकता है। 156 मजबूत रहता है, मजबूत ये नहीं रहता। देखो होता क्या है, आज के जमाने में अगर आप थाने पे एफआईआर लिखाने के लिए चले जाएं, तो पुलिस हत्या हत्या बड़े अपराध ना हुए हों, हाईलाइट मामले ना हुए, तो पुलिस एफआईआर लिखना तक नहीं चाहेगी। आप चले जाइए गाड़ी मेरी चोरी हुई है सर, तो कहते क्या हुआ चोरी हुई है, एक एप्लीकेशन दे दो जाओ, दर्ज नहीं करेगी आपका, कहेगा इतना। अरे तुम बताओ हेलीकॉप्टर पर चोरी हो गया तो उसका दर्ज कर ले, ठीक है। ये क्या गाड़ी साइकिल, गाड़ी उड़ी सब बेकार है। अब तुम हर एक आदमी का छोट छोट सामान का चप्पल जूता चोरी हो गया सबका मुकदमा लिखते चले तो मुकदमा भरमार हो जाएगा। कहां तक हम लोग चले तुम्हारा गाड़ी ढूंढे, ठीक है। तुम दे दिए हो, ठीक, एप्लीकेशन दर्ज यहाँ रजिस्टर में देख लेते हैं। एफआईआर में कन्वर्ट कभी नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं। वो सोचते हैं ना कि खाली कोई बड़ा मामला ना हो तो हम उसको दर्ज ना करें, हाईलाइटेड ना हो बड़ा मामला, तो उसमें एफ आई ये लोग दर्ज नहीं करना चाहते हैं, बहुत डिले करते हैं भाई, बहुत घुमाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मारपीट हो गई तो सोचेंगे हम जो बोल रहे हैं वो एप्लीकेशन आप लिखिए, कहे तुम एप्लीकेशन लिखकर लेकर जाओ, कहेंगे इसको बदल दो, मैं जो कह रहा हूं उसको लिखो। अब भाई वही चीज है ना, लिखो, एक केस का नाम लिखो, क्या लिखे हो इसमें, कहां तक लिखे हो, श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश, श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश, केस का नाम लिखो। पुलिस तो इस समय अपने आप को मुगले आजम समझता है। इस मामले में सुप्रीम, श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश एआईआर 1953 सुप्रीम कोर्ट, श्रीमती कलावती, कलावती है ना, श्रीमती कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश एआईआर 1953 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि प्रथम अभियोग में अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है, मतलब पहली बार जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया उसमें मुकदमा चला, छोड़ दिया गया, यदि प्रथम अभियोग में अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है,
तो दूसरी बार अभियोग लगाने पर रोक नहीं है। तो दूसरी बार अभियोग लगाने पर रोक नहीं है। तो दूसरी बार अभियोग लगाने पर रोक नहीं है। भले ही तथ्य वही है, भले ही तथ्य वही है। एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे कहने का मतलब है, आप डॉक्टर हो जाइए, इंजीनियर हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, समाज में परिपक्व तभी आप माने जाएंगे। समाज में एक वकील से ज्यादा परिपक्व कोई नहीं होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसे चौमुखी ज्ञान होता है। ठीक है, चौमुखी ज्ञान मतलब समझ रहे हो, वो चौतरफा जानकारी रखता है। अब इसमें तुम 30 किताबें पढ़ोगे, देखा जाए हमारी जो यूनिवर्सिटी है सिद्धार्थ नगर या गोरखपुर, इसमें 30 किताब ला के पढ़ोगे, 30 क्षेत्रों का है, अलग अलग क्षेत्रों का। अंतरराष्ट्रीय कानून पढ़ लिए, संविधान पढ़ लिया, आईपीसी पढ़ लिए, सीआरपीसी पढ़ लिए, एविडेंस पढ़ लिए, कंपनी लॉ पढ़ लिए, संविधियों का निर्वचन पढ़ लिए, साम्यान्यास पढ़ लिए, बैंकिंग पढ़ लिए, लगभग लगभग सभी क्षेत्रों का कानून तुम पढ़ लेते हो। इतनी जानकारी डॉक्टरों को भी नहीं होती है, पुलिस वालों को भी नहीं होती, जितना कानून की जानकारी का अधिवक्ता को होती है। सबसे छोटी छोटी जानकारी। ठीक है, पूछा जाता है जब पुलिस को ज्यादा दिक्कत जानते कब होता है, जब अधिवक्ता क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, सर्जरी करना चालू कर देता, पूछता है जब एक वकील से, जब वकील जब पूछने लगता है दरोगा को बुलाकर कोर्ट में, हर दरोगा जो विवेचना करता है उसी से पूछा जाता है, बता रहा हूं पसीना छूटने लगता है दरोगा को। ठीक है, और ज्यादातर इतना बुरा पसीना छूटने लगता है। एक प्रकरण में पता है, कंपनी की संपत्ति थी, पढ़ाएंगे कंपनी, तुम कंपनी जैसे कहने मतलब है, तो दरोगा जी जैसे मैं कोई कंपनी बनाए और मैं कंपनी को चला रहा हूं, ठीक है, और मान लेता हूं मेरे ऊपर मुझे दिवालिया घोषित कर दिया गया, लेकिन मैं कंपनी चला रहा हूं, कंपनी एक अलग व्यक्ति मानी जाती है। अब दरोगा जी क्या किए थे, मेरे नाम से कंपनी थी, वो संपत्ति, कंपनी की जो संपत्ति थी उसको क्या कर लिए, कुर्क कर लिए, कोर्ट में ले आए। वकील ने पूछा एसएचओ से कि ये बताइए, जिस प्रॉपर्टी को आपने कुर्क किया वो प्रॉपर्टी किसकी थी? तो कह रहे इस व्यक्ति की। कह रहा वो प्रॉपर्टी किसकी थी? तो फिर कह रहे हैं, सोच के कह रहे हैं नहीं कंपनी की थी। कहीं कंपनी की प्रॉपर्टी आपने क्यों अटैच कुर्क किया? आपको किसी प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए कहा गया था? उस व्यक्ति की ना। तो उस व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है जो वो जिस प्रॉपर्टी को आपने कुर्क किया वो तो कंपनी की प्रॉपर्टी थी। तो कह रहे हैं कंपनी तो यही व्यक्ति चला रहा था ना, यही कंपनी का मालिक है। कहां फंस गए आप? ठीक है, कंपनी का अलग व्यक्ति होता है, उसके नाम कुर्की थोड़ी थी, इस व्यक्ति के नाम कुर्की थी। इस व्यक्ति की जो संपत्ति उसको कुर्क करनी चाहिए थी, आपने उसकी संपत्ति क्यों कुर्क किया? इतना बुरा बजाया, बता रहा हूं। अब बताइए एसएचओ थे, हो गए थे, लेकिन उनको यही वो कहते चलाने वाला यही व्यक्ति है, यही मालिक है, तो यही की हुई प्रॉपर्टी। कहा ना 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 ना, कंपनी एक अलग व्यक्ति होता है, उसकी कुर्की अलग से करवानी चाहिए थी कोर्ट से परमिशन लेकर के, लेकिन आपको उसके नाम पर उसकी कंपनी की प्रॉपर्टी कैसे कुर्क कर दी है? अब पता है उनके ऊपर जो है एक प्रकार का संदेह उत्पन्न होने लगा। वैसे बहुत बुरा लपेटा, इतना बुरा लपेटा था पसीना उसीना छूटने लगा था ये बच्चों साहब को कि भाई मैं तो सही गलत कर दिया यार, कंपनी दूसरा है, कंपनी कैसे मैं अटैच कर दिया, जैसे मेरी संपत्ति कुर्क करनी चाहिए तो दूसरी संपत्ति कैसे मैं कुर्क कर दिया? कितनी बड़ी गलती हो गई। भले मैं उसको चला रहा हूं लेकिन मैं उसका मालिक नहीं हूं। ठीक है, कंपनी का अलग व्यक्ति है, मैं ही चला रहा हूं, लेकिन उसकी कुर्की करना है तो उसको अलग से कुर्की का आदेश लेकर आइए तब उसकी कुर्क कर सकते हैं। बहुत बुरा लपेटा है। कहा जज साहब देखिए दरोगा जी कितनी बड़ी गलती कर दिए हैं, अब आप ही इनका दंड निर्धारण करिए, ऐसे विवेचना की जाती है। तो वो लोग ये सोचते हैं कहीं हमसे कोनो गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर ये लोग हमारे ऊपर वहां कोर्ट वोट में अच्छे से सर्जरी कर देंगे। लिखो, क्या लिखे? हाँ। लिखो, आधार, हेडिंग डाल दो आधार। दोहरे दंश संरक्षण का सिद्धांत आंग्ल विधि के, दोहरे दंश संरक्षण का सिद्धांत आंग्ल विधि के, दोहरे दंश संरक्षण का सिद्धांत 8 सेकंड, 1 मिनट और बस। दोहरे दंश संरक्षण का सिद्धांत आंग्ल विधि के
दोहरे संरक्षण का सिद्धांत आंग्ल विधि के इस सूक्त पर आधारित है। बाकी कल लिखाएंगे, ठीक है, तो टाइम हो गया, आ जाओ तुम लोग। अब ये